तो हेलो दोस्तों, आज की इस नए लेक्चर में हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के जितने भी PYQ हैं उनको सॉल्व करेंगे। और इससे हमको ये मालूम हो जाएगा कि जो इस अधिनियम से प्रश्न कैसे बनते हैं और कौन कौन से प्रश्न के रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह पहला PYQ हम देख रहे हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसके पास है। तो इसका उत्तर राज्य सरकार है, और राज्य सरकार ही उन सभी लोगों पर जिन्होंने ऐसा अत्याचार किया है उन पर बराबर मात्रा में जुर्माना अधिरोपित करती है और फिर वसूल करती है। और इसमें एक उपबंध ये भी है कि अगर उनमें से कोई व्यक्ति यह सिद्ध कर देता है कि उस अत्याचार में वह संलग्न नहीं था, तो वह राशि जो है उस उपबंधित जुर्माने से घटा दी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किस लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है। तो ये दंड का प्रावधान है 1 वर्ष का, मतलब कम से कम 1 वर्ष का उसे कारावास होगा, और उसे जो है न्यायालय द्वारा कितने भी समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। वहीं हमको इस चीज़ यह भी ध्यान रखना है कि धारा 4(1) में कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंड दिया गया है कि अगर कोई लोक सेवक जो उसके कार्य क्षेत्र अंतर्गत जो कार्य आते हैं, अगर वह उसको ठीक ढंग से नहीं करता है तो उसके लिए कम से कम 6 माह व अधिकतम 1 वर्ष का कारावास उपबंधित है। नेक्स्ट देखिए, अनुसूचित जाति और तथा अनुसूचित जनजाति को किसी अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 अंतर्गत ऐसे सभी अधिकार दिए गए हैं जिससे कि समाज में जो SC और ST वर्ग के प्रति जो लंबे समय से भेदभाव चला आ रहा था उसको दूर किया जा सके और उनका सशक्तिकरण किया जा सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1990 के अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कौन अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है। तो ऑप्शन है भूमि निर्वासन, बंधुआ मजदूरी, ऋणग्रस्तता और धार्मिक कारण। तो इनमें से ऋणग्रस्तता इसका उत्तर होगा, क्योंकि ऋणग्रस्तता को अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है और इसको जो है विशेष लाभ का विषय माना जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति है और वह पैसा ले लिया है और वापस नहीं कर रहा है, और अगर वह व्यक्ति उससे वापस मांगता है तो वह उसको ST/SC एक्ट लगाने का जो है धमकी दे सकता है, इसलिए इसको इससे बाहर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया। तो ये लागू किया गया अधिनियम 1989 के तहत, और ये राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ। तो ये राजपत्र में प्रकाशित हुआ 11 सितंबर 1989 को प्रकाशित हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है। तो ये धारा 6 में है। उसके बाद नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो इसे केंद्र सरकार को प्राप्त है, और यह नियम बनने के बाद 30 दिन के लिए रखा जाएगा, और उसमें जो भी संशोधन है वह 30 दिन के भीतर ही किया जा सकता है। ये प्रावधान है ना धारा 23 में प्रावधानित है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है। तो धारा 18 के तहत
अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है तो उसे अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी या उसे अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्य नहीं है, जादू टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यातना देगा या किसी भी अवधि की, तो वह किस कारावास से दंडित होगा। तो यह जो है धारा 3(1) में उपबंधित है कि जितने भी सामान्य दोष हैं या अपराध हैं उनके लिए कम से कम 6 माह और अधिकतम 5 वर्ष और जुर्माने के साथ दंड दिया जाएगा। उसके बाद वहीं आप देखेंगे कि धारा 3 उपखंड 2 में जितने भी अपराध हैं उनके लिए अलग अलग, जैसे कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास और कम से कम 7 वर्ष या उससे अधिक तक की धाराएं उपबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो इसमें कुल 23 धाराएं हैं और 5 अध्याय हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सामान्यतः जो असिस्टेंट प्रोफेसर और एफएसओ के पेपर हैं उनमें ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है। तो यह धारा 2 ख ग में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। आप इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं कि इसको ये जो प्रश्न है इसको आप इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं। अंग्रेजी में आप याद करेंगे तो थोड़ा सा आसान होगा। तो इसको हम जो है BC बोल सकते हैं। धारा 2 BC में परिभाषित है। आगे देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत का प्रतिबंधित है। तो ये प्रश्न PYQ है और रिपीटेड है, यह कभी आ चुका है और फिर से आया। देख रहे हैं आप कि कितना इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। तो धारा 18 के तहत जो अग्रिम जमानत है वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। किसी भी व्यक्ति को जिस पे यह आरोप लगाया जाता है उसको अग्रिम जमानत प्राप्त नहीं होगा। क्यों प्रतिबंधित है? क्योंकि हो सकता है कि अगर वह अग्रिम जमानत प्राप्त कर लेता है तो वह साक्ष्यों के साथ, है ना, कुछ छेड़छाड़ कर सकता है या ऐसे व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दे सकता है या उसको ऐसे जान से मार सकता है। तो और, है ना, आर्थिक रूप से दबाव बना सकता है, सामाजिक रूप से दबाव बना सकता है। इसलिए ऐसे अपराध के लिए अग्रिम जमानत को प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। तो इसका उत्तर 30 दिन है। 30 दिन में जो DYSP मतलब DSP स्तर का अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, वह जो है जांच करेगा और यह रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारी SP को सौंपेगा और SP उसे अपने उच्च अधिकारी IG या DIG को सौंपेगा। इस प्रकार से, है ना, उस क्षेत्र में जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए जो है पुलिस अधिकारी पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं और ऐसे अपराध की जांच करते हैं। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय का प्रावधान। तो धारा 14 के अंतर्गत जो है विशेष न्यायालय का प्रावधान है और जो विशेष न्यायालय है वो सत्र न्यायालय होगा जिसकी स्थापना राज्य सरकार करेगी। यह इम्पॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना स्टेट गवर्नमेंट करती है राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से या उनकी सलाह से। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में प्रवृत्त हुआ। तो ये जो मैंने कल लेक्चर डाला था उसी में 2 बार दोहराया था कि
इसकी जो है यह प्रवृत्त हुआ है 11 सितंबर 1989 से, मतलब जिस दिन ये राजपत्र में प्रकाशित हुआ उसी दिन से प्रवृत्त हुआ माना जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो उसमें बोला है कि पहला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो निवारण अधिनियम है अंतर्गत अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया जाता है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। तो बिल्कुल सही है, यह असामान्य लोगों पर लागू होता है, ना कि सामान्य लोगों पर। मतलब कोई व्यक्ति जो ST SC नहीं है और किसी ST SC व्यक्ति पर अत्याचार करता है तो यह अधिनियम उस पर लागू होगा। अगर कोई ST SC व्यक्ति ST SC पर करता है तो यह अपराध लागू नहीं होगा। दूसरा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम धारा 14(1) में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2(घ) में परिभाषित है। तो धारा 2(घ) में तो परिभाषित है, लेकिन 14(1) नहीं, वह 14 ही है। तो इसमें छोटे छोटे धाराओं पे भी आपको वो जो है कंफ्यूज कर सकता है। तो इसका उत्तर B ही है। नेक्स्ट देखिए इसमें कि पीड़ित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम की धारा 2 है ना अंगा गा में परिभाषित है। तो बिल्कुल ये इसी में परिभाषित है। और आप अगर इसको भारतीय संविधान में देखेंगे तो अनुच्छेद 366, 24 और 25 में है ना इनको जो है परिभाषित किया गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को। और इनकी जो लिस्ट है वो अनुच्छेद 341 और 342 में दी हुई है। नेक्स्ट है आश्रित। तो आश्रित को धारा 2 ख में परिभाषित किया गया है, मतलब BB में। तो आश्रित कौन होंगे? तो इसमें आश्रित के अंतर्गत भाई बहन, माता पिता है ना, पति पत्नी। तो ऐसे व्यक्ति जो उसके व्यवसाय या उसके द्वारा कमाए गए धन से अपना जीवन यापन कर रहे थे, तो वे सभी आश्रित माने जाएंगे। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1918 के अंतर्गत किस निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है? तो तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में। तो मतलब अगर कोई सत्र न्यायालय या विशेष न्यायालय इस अधिनियम के अधीन कोई अत्याचार के लिए दंड देता है और व्यक्ति अपील करता है तो वह सीधे हाई कोर्ट पे अपील करेगा, और हाई कोर्ट जो है ऐसे सभी तथ्यों और विधि के संबंध में उस अपील की सुनवाई करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है सभी जितने भी PYQ आज तक MPPSC ने अपने जो सिविल सर्विस पेपर में पूछे थे, मैंने उनको कंपाइल करके और आपके सामने एक वीडियो बना करके पेश किया है। तो इसको आप लोग बार बार देखें और याद करें और अच्छे नंबर पाएँ। धन्यवाद।